हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिविल थर्ड सेमेस्टर का जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। 3 लेक्चर यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। आज हम चौथा लेक्चर डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। तो वहाँ पे केवल हमने कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हम कंक्रीट मिक्स तैयार कर रहे हैं तो उस टाइम कंक्रीट के हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देना होता है, हमने केवल वहाँ पे उनके नाम डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था इसकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला सामर्थ्य, दूसरा स्वीकार्यता, और तीसरा जो होता है टिकाऊपन, और चौथा सघनता। मतलब स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। 4 प्रॉपर्टीज़ हमें टोटल यहाँ पे पढ़नी है। कभी भी हम कंक्रीट का मिक्स जब तैयार करेंगे तो उसमें हमें इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान देना होता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ, सामर्थ्य। किसी भी कंक्रीट मिक्स के अंदर सबसे मेन फैक्टर होता है उसकी सामर्थ्य। और सामर्थ्य जो होती है कंक्रीट में एक्चुअली 2 तरह की सामर्थ्य होती है। एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वन जो होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्योंकि कंक्रीट को आपने पढ़ा है कि कंक्रीट कैसा मटेरियल होता है। कंक्रीट एक प्रकार का ब्रिटिल मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? ब्रिटिल। हिंदी में जिसे बोला जाता है भंगुर। और भंगुर पदार्थों के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इस पे लोडिंग लगाते हैं, कंक्रीट पे हम लोडिंग लगाएंगे या फिर ब्रिटिल मटेरियल है उस पे हम लोडिंग लगाएंगे, तो वो कंप्रेसिव फोर्स को तो वियर कर जाएगा, लेकिन जैसे ही उस पर टेंसाइल फोर्स लगेगा वो ब्रेक कर जाता है विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, विदाउट एनी इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आप बोल सकते हैं कि बिना किसी इलास्टिक डिफॉर्मेशन के वो मटेरियल टूट जाता है। कैसे? इसका एग्जांपल आपके पास सिंपल सा अगर हम बोले तो चॉक होता है। चॉक जिससे हम पढ़ाई करते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे हम लिखते हैं। क्या होता है जब आप चॉक को उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाए, उसको दबाइए तो उसमें वो लोड को बियर कर जाएगा, लेकिन जैसे आप उस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? वो ब्रेक कर जाता है। ऐसे ही आपके पास ईंट होती है। ईंट कंप्रेसिव फोर्स को तो झेल जाती है। ईंट भी क्या होता है? एक प्रकार का भंगुर पदार्थ होता है। ऐसे मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, मतलब मिट्टी के ढेले आप बोल सकते हैं, ढेलों पे आप कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो उसे बियर करेगा, लेकिन जब उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होती है तो वो उसमें क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे ही कंक्रीट भी हमारा क्या होता है? एक प्रकार का ब्रिटिल मटेरियल होता है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, इसकी संपीड़न सामर्थ्य तो अच्छी होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम इंग्लिश में बोलते हैं संपीड़न सामर्थ्य, और हिंदी में बोलते हैं संपीड़न सामर्थ्य। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो इसकी बेस्ट होती है, बट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की केवल 10 से 15% ही होती है। क्लियर? अगर ये हम इसको 100% मान लें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? कंप्रेसिव का केवल 10 से 15% ही होती है। अभी भी नहीं समझ में आया तो आइए एग्जांपल से इसको समझें। देखिए, अगर आपके पास एक कंक्रीट का ब्लॉक है, हमारे पास, इस पे अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, चाहे आप बगल से लगाइए चाहे ऊपर से, कहीं से भी लगा सकते हैं। अगर हम इस पे कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगाते हैं और कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर अगर ये 100 किलो न्यूटन का लोड सह ले रहा है, कितने का? 100 किलो न्यूटन का। तो अगर हम इस पे टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, अगर हमने फोर्स का जो नेचर है वो चेंज कर दिया, क्या किया हमने? टेंसाइल कर दिया, तो ये 100 की बजाय अब ये ज़्यादा से ज़्यादा टेंसाइल में ये 10 से 15 किलो न्यूटन का ही लोड सह पाएगा, अदरवाइज क्या होगा? ये ब्रेक कर जाएगा। तो आई होप आपको स्ट्रेंथ समझ में आई होगी। अब इस स्ट्रेंथ को हम बनाए कैसे रखते हैं या फिर हम इम्प्रूव कैसे करते हैं, उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं। पहले तो स्ट्रेंथ की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब स्ट्रेंथ होती क्या है। जो हमने आपको बताया यही आपको
थ्योरी में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की हमने स्ट्रेंथ के बारे में लिख रखा है कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की केवल 10 से 15% ही होती है। क्लियर? जो चीज़ यहाँ पे हमने आपको बताया कि कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। और कितनी ज़्यादा होती है? अगर हम किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं कंप्रेसिव, अगर इसकी जो इसका मैग्नीट्यूड 100% ले लें तो वो टेंसाइल में इसका 10 से 15% ही लोड वियर कर सकती है। ठीक है ना? ये कंप्रेसिव नेचर का फोर्स हो गया, ये टेंसाइल नेचर का फोर्स हो गया। यहाँ भी वही बात बोली जा रही है कि कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की केवल 10 से 15% ही होती है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसमें प्रबलन इस्पात दिया जाता है। अब ये जो 10 से 15% तक ही इसकी स्ट्रेंथ होती है टेंशन में, इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें कंक्रीट के ब्लॉक में ये जो पहले प्लेन कंक्रीट होता है, ये प्लेन कंक्रीट की बात हो रही थी अभी तक। प्लेन कंक्रीट ऐसा कंक्रीट होता है जिसमें हम प्रबलन इस्पात का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब हम प्लेन कंक्रीट में हम सरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है? प्रबलन इस्पात का मतलब होता है, प्रबलन इस्पात का यहाँ पे जो सिंपल सा मतलब होता है वो हमारा मतलब होता है सरिया से। ठीक है? इसे या तो हम रीइंफोर्समेंट स्टील बोलते हैं या फिर स्टील बार बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? तो प्लेन कंक्रीट में स्ट्रेंथ कुछ ऐसी होती है, लेकिन अब टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है। तो इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम अपने कंक्रीट में, जो भी हमारे पास कंक्रीट होती है, इसमें सरिया डाल देते हैं। ठीक है? सरिया जब डाल दी जाती है तो इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग हो जाती है। और मेन जो फैक्टर होता है सरिया प्रोवाइड करने का, वो केवल इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही हम इसमें सरिया डालते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रहे हैं आपको कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें प्रबलन इस्पात का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पे ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है? प्रबलन इस्पात के प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है? अब वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके? पहला, जब इस्पात का यूज़, इस्पात मतलब जो सरिया होती है, इस्पात हम ना यूज़ करें। ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। हिंदी में इसे बोला जाता है सादा कंक्रीट। सादा कंक्रीट का मतलब हुआ कि हमारे पास सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट का मिक्सचर तो होगा, लेकिन उस मिक्सचर में हम सरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में जो कंक्रीट तैयार होती है उसे हम बोलते हैं पीसीसी। दूसरा, जब इस्पात प्रयोग हो, मतलब जब हम सरिया का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आरसीसी। और ये टर्म आपने सुना भी होगा, आरसीसी। आरसीसी को बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, आर का मतलब यहाँ पे होता है रीइंफोर्समेंट से, रीइंफोर्समेंट, और सी सीमेंट, एंड दूसरा सी जो होता है इसे हम बोलते हैं कंक्रीट। ठीक है? रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, या फिर सिंपल सा इसे बोल दिया जाता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्लियर हुआ ना? तो इस्पात के प्रयोग के आधार पर इसे हम 2 कैटेगरी में रखते हैं। पहला जो होता है, पहले को हम पीसीसी बोलते हैं, एंड सेकंड वन को हम बोलते हैं आरसीसी। ठीक है? आरसीसी को हम क्या बोलते हैं? रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, एंड पीसीसी को प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इन सारी चीज़ों को चाहें तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। क्या पहला क्या है? पीसीसी। वही बोल रहे हैं कि जिस कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट ना दी हो। रीइंफोर्समेंट मतलब सरिया उसमें ना डाली गई हो। अगर सरिया का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसे हम पीसीसी बोलेंगे। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रीइंफोर्समेंट दी गई हो, जिसमें सरिया डाली गई हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं
आरसीसी बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई सामर्थ्य की, और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हम उसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। रीइंफोर्समेंट के आधार पे हम इसे दो कैटेगरी में रखते हैं, पहला पीसीसी और दूसरा आरसीसी। अगर हमने सरिया का इस्तेमाल किया है तो हम उसे बोलेंगे आरसीसी, और नहीं किया है तो हम उसे बोलेंगे पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। सादा मतलब उसमें हम सरिया का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ ना? तो ये तो आपकी इस्पात के इस कंक्रीट की सामर्थ्य के बारे में बात हुई। अब ये जो कंक्रीट की सामर्थ्य होती है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, आइए उन फैक्टर्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ तो प्रोवाइड करा ही देंगे, आप वहाँ से भी इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, इसको जो सामर्थ्य होती है इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर लिया जाए, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इसी में है, सामर्थ्य के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कंक्रीट की सामर्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा कि कंक्रीट बनाते टाइम हम ये ध्यान देंगे कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स या फिर जिन्हें हम बोलते हैं संघटक के नाम से, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कौन प्रभावित कर सकता है? मेन जो होता है उसका संघटक, उसके इंग्रेडिएंट्स अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इंग्रेडिएंट्स में हम क्या क्या लेते हैं? सीमेंट, इसके बाद एग्रीगेट। एग्रीगेट में ही हम दो टाइप के एग्रीगेट ले लेते हैं, पहला जो होता है वो सैंड एंड दूसरा कोर्स एग्रीगेट। और कोर्स एग्रीगेट के रूप में हम लेते हैं गिट्टी। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड थर्ड जो मेन फैक्टर आता है वो वाटर एंड लास्ट जो होता है वो एडमिक्सचर्स। और एडमिक्सचर्स का प्रयोग हम ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, इसको सारी कंक्रीट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अब देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स कैसे अफेक्ट करेंगे। अगर सीमेंट जो है, सीमेंट अच्छी क्वालिटी की नहीं है, मतलब सीमेंट जो काफ़ी दिनों से अगर रखी हुई है तो पहले तो सीमेंट ही अफेक्ट कर जाएगी। ठीक है, सीमेंट आपकी ज़्यादा दिन की रखी ना हो, सीमेंट ताज़ी हो, ताज़ी मतलब नई नई आप खरीद के लाए हो। दूसरा सैंड, सैंड आप अगर मार्केट में जाएंगे तो जो बालू होती है, बालू इन द सेंस मोरम हम बोलते हैं जिसे, यहाँ पे हम उसे टेक्निकल टर्म उसका सैंड ही होता है, और सैंड का मतलब बालू से होता है। बालू अगर हमने बोल दिया यहाँ पे, तो बालू में आपकी 4-5 कैटेगरीज होती हैं। आप अगर देखेंगे तो जो बिल्डिंग मटेरियल वाली शॉप होती है वहाँ पे आपको 4-5 टाइप्स की बालू मिल जाएगी, 4-5 टाइप की मोरम देखने को मिल जाएगी। तो अलग अलग मोरम की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो वो भी अफेक्ट करता है। अगर हम लोअर क्वालिटी की सैंड यूज़ करेंगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी उससे अफेक्ट कर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीगेट। एग्रीगेट के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एग्रीगेट एक तो आपने देखा होगा कि साइज़ होती है अलग अलग, जो गिट्टी होती है गिट्टी की अलग अलग साइज़ होती है, और उसका जो सरफेस टेक्सचर होता है, सरफेस टेक्सचर मतलब सतह, गिट्टी कभी भी चिकनी सतह वाली नहीं लेनी चाहिए, गिट्टी हमेशा खुरदुरी सतह वाली लेनी चाहिए। अगर खुरदुरी सतह होगी तो वो सीमेंट के साथ जो उसकी बाइंडिंग है एग्रीगेट की वो बढ़िया बनेगी। ठीक है, और इसके बाद इसका जो शेप और साइज़ है वो भी हम ध्यान में रखते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल। तो ये इतने फैक्टर्स हैं, मतलब पहला जो फैक्टर हो गया वो इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, दूसरा जो होता है वाटर सीमेंट रेशियो। दूसरा फैक्टर क्या होगा? वाटर सीमेंट रेशियो, इसे हम W/C के नाम से भी जानते हैं। W/C का मतलब होता है वाटर सीमेंट का रेशियो। ठीक है, अब जो हम कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, जो घोल तैयार कर रहे हैं, उसमें पानी का जो मात्रा है, पानी का जो अमाउंट है,
वो अगर कम या ज़्यादा हुआ तो भी वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर देता है। तो इसीलिए जब भी हम घोल तैयार करते हैं, जब पेस्ट तैयार करते हैं, तो उसमें वाटर जो है एक प्रॉपर अनुपात में होना चाहिए। तो ये दो फैक्टर हो गए। थर्ड जो होता है, थर्ड फैक्टर होता है प्रोपोर्शनिंग। थर्ड क्या होता है? प्रोपोर्शनिंग। प्रोपोर्शनिंग का मतलब यहाँ पे है अनुपातन से। मतलब जो भी हम कंक्रीट तैयार करेंगे उसमें सारे मटेरियल्स होते हैं, वाटर, सैंड, एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर्स, ठीक है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स का जो एक प्रॉपर रेशियो होता है, इसके लिए भी BIS ने हमें इसकी जो रिकमेंडेशन है वो दे रखी है। तो BIS के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोपोर्शनिंग करते हैं। हम अपने आप से इसका कोई भी अनुपात फिक्स नहीं करते हैं। इससे प्रोपोर्शनिंग के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन को हिंदी में बोलते हैं कुटाई, ठीक है। कॉम्पैक्शन का मतलब यहाँ पे कुटाई से है, और कुटाई का जो मतलब होता है कि जब भी हम कंक्रीट को बिछाते हैं, मतलब हम कंक्रीटिंग करने के बाद जब उसकी कास्टिंग करते हैं, तो कंक्रीट बिछाने के बाद उसको उसकी कुटाई अच्छे से होनी चाहिए, मतलब उसको कॉम्पैक्ट अच्छे से करना चाहिए। कॉम्पैक्शन के भी कई सारे तरीके हैं। अब जो प्रेजेंट टाइम पे यूज़ हो रहे हैं वो वाइब्रेटर्स यूज़ हो रहे हैं। क्या यूज़ हो रहे हैं? वाइब्रेटर्स। इन्हें हम कंपक बोलते हैं, ठीक है। वाइब्रेटर्स का काम ही यही होता है कि वाइब्रेटर्स के थ्रू अगर हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की वजह से कंक्रीट पे क्या होती है, वो अच्छे से सेटल डाउन होती है। कॉम्पैक्शन का मतलब यहाँ पे वही है कि कंक्रीट जो हम बिछाते हैं उसको उसकी सेटलिंग जो है अच्छे से हो जाए, उसमें एयर वॉइड्स, कुटाई में एयर वॉइड्स को निकाला जाता है, ठीक है। एयर वॉइड्स को निकाला जाता है। कंक्रीट के अंदर एयर वॉइड्स नहीं होने चाहिए। अगर कंक्रीट के अंदर एयर वॉइड्स होंगे तो जब कंक्रीट सूखती है, मतलब उसमें से पानी सूखता है, तो पानी सूखने के बाद कंक्रीट में आपको बीच बीच में छिद्र दिखेंगे, जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, ठीक है ना। तो इससे भी स्ट्रेंथ अफेक्ट करती है। एंड लास्ट जो फैक्टर है, इतना करने के बाद लास्ट में हमें एक ही काम हमारे पास बचता है, वो क्यूरिंग। क्यूरिंग को हम बोलते हैं तराई, ठीक है। तराई अच्छे से होनी चाहिए। BIS ने इसके लिए रिकमेंडेशन दे रखी है कि 28 दिन तक हम तराई करते हैं। स्टैंडर्ड 28 दिन है, फिर भी इतने दिन का टाइम किसी के पास नहीं होता है। करना चाहिए, बट क्या होता है 28 दिन तक कोई तराई अपने स्ट्रक्चर को नहीं करता है। फिर भी अगर आप 28 दिन नहीं अपना रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट आपको 14 दिन तक तो तराई इसकी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इतने फैक्टर्स हैं जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, नेक्स्ट फैक्टर क्या था? कंक्रीट के गुण में दूसरा हमने देखा था, पहला था स्ट्रेंथ एंड दूसरा था टिकाऊपन। दूसरा क्या था? टिकाऊपन, जिसे ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। अब कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को हम कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन को, ये जो अभी हमने आपको 4-5 फैक्टर्स बताए, प्रोपोर्शनिंग, ठीक है, कुटाई, तराई, एक अच्छा मटेरियल, ठीक है, यही सारे फैक्टर्स को अगर हम अपनाते हैं, अगर हम कंक्रीट में जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के हैं, मटेरियल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ करें। उसकी क्यूरिंग हम कम से कम 14 दिन तक अगर करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनिंग अच्छी होनी चाहिए। प्रोपोर्शनिंग का मतलब हुआ अनुपातन। ये सब करने के बाद अगर आपने कॉम्पैक्शन अच्छे से करी है, कुटाई, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर कंक्रीट के अंदर इन सारे फैक्टर्स पे हम ध्यान दे ले जाते हैं कंक्रीटिंग ऑपरेशन करने के बाद, तो उसकी जो टिकाऊपन है, कंक्रीट की जो उम्र है, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है ना।
तो आई होप आपको टिकाऊपन भी समझ में आया होगा। थर्ड जो फैक्टर था वो था वर्केबिलिटी। थर्ड क्या था? वर्केबिलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी वर्केबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं स्वीकार्यता। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे इसके नाम से। इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर इस नाम को इसका हम फैक्टराइजेशन कर दें तो ये मिलके बना है वर्क प्लस एबिलिटी। ठीक है, मतलब कंक्रीट का वह गुण जिसके कारण उस पर अगर हम कोई वर्क करें, वर्क मतलब जब कंक्रीट हम घोल तैयार कर लेते हैं तो उसको कंक्रीट को बिछाना हो गया, उसके बाद उसको सरफेस फिनिशिंग है, उसका कॉम्पैक्शन है, कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अगर हम ये सारे ऑपरेशन करते हैं, वर्क कंक्रीट पे हम करते हैं और उसे आसानी से कर ले जा रहे हैं, मतलब ना तो उसमें ब्लीडिंग हो रही है, एंड एक ब्लीडिंग होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा। और दूसरा हाँ, पहला ब्लीडिंग होता है और दूसरा सेग्रीगेशन। ठीक है, ब्लीडिंग को हम बोलते हैं निःस्रवण। ठीक है, हिंदी इसकी होती है निःस्रवण। एंड सेग्रीगेशन को हम बोलते हैं पृथक्करण। ठीक है, अब ये दोनों टर्म आपको समझने हैं। सबसे पहले तो ब्लीडिंग का मतलब, यहाँ पे अगर हम नॉर्मली ब्लीडिंग सुनते हैं तो ब्लीडिंग का मतलब होता है बहने से। जब हमारी बॉडी से खून बह रहा होता है तो हम बोलते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे ही अगर कंक्रीट में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, पानी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया, तो कंक्रीट में क्या होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। और पानी की मात्रा अधिक होने पर भी हम कंक्रीट पे कोई भी ऑपरेशन, कोई भी काम हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सेग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, अब पृथक्करण कब होगा? पृथक्करण तभी होगा जब उसमें पानी की जो मात्रा है वो ज़रूरत से कम होगी। पानी की मात्रा ज़रूरत से कम होगी तो जो घोल तैयार होगा वो कुछ सूखा तैयार होगा, और सूखा घोल होगा तो उसमें जो मटेरियल्स हम मिलाएंगे, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सारे क्या होंगे, जब भी हम इनको साइड पे ले जाके गिराएंगे तो क्या होता है, इनमें से जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो हमारे मसाले से अलग हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं पृथक्करण। क्लियर हुआ ना? तो पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हुई, वाटर जो है, वाटर का अमाउंट अगर बढ़ा तो ब्लीडिंग होगी, एंड अगर वाटर की जो मात्रा है वो कम हुई तो सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वर्केबिलिटी भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? नेक्स्ट एंड लास्ट, कंसिस्टेंसी। एंड इसे हिंदी में हम बोलते हैं सघनता। ठीक है, जैसे वर्केबिलिटी में हमने देखा कि इस कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी होती है वो अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है, ऐसे ही कंक्रीट की जो कंसिस्टेंसी होती है, सघनता होती है, वो भी अमाउंट ऑफ वाटर पे ही डिपेंड करती है। इसको हम दूसरे टर्म में अगर बोलना चाहें तो गाढ़ापन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? गाढ़ापन। अब अगर कंक्रीट के अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो उसका गाढ़ापन क्या होगा, वो देखिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर पानी की मात्रा, पानी अधिक है तो गाढ़ापन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर पानी कम है तो गाढ़ापन अधिक होगा। क्लियर ना? सिंपल सा फंडा है कि अगर पानी हम ज़्यादा मिला देंगे तो पानी ज़्यादा मिलाने से घोल पतला हो जाएगा, घोल पतला होगा तो गाढ़ापन कम हो जाएगा, और पानी अगर कम होगा तो गाढ़ापन अधिक होगा। ठीक है, और अधिक गाढ़ेपन से भी हमने देखा अभी कि उसमें सेग्रीगेशन होता है, पृथक्करण होता है। तो इसीलिए पानी का भी जो अमाउंट है वो एक प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी BIS ने रिकमेंडेशन दे रखी है। नॉर्मली हम जो वाटर सीमेंट रेशियो रखते हैं वो 0.4 to 0.6 तक रखते हैं। ठीक है, 40 से नॉर्मली जो होता है वो हम 30 से 40% के बीच में ही रखते हैं। इसके बाद ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे।
तो ये सारे फैक्टर्स थे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि एक कंक्रीट के अंदर, एक अच्छी कंक्रीट के अंदर होने चाहिए। आई होप आपको सारे फैक्टर्स समझ में आए होंगे, समझ में आए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।